Hello dear, welcome to all of you. Today we will discuss the next part of the story, The Call of the Soil. I already learned paragraph number first, second, and today we will discuss the paragraph number third. Okay, page number 27. So all of you open page number 27, first paragraph. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. यहाँ पे बताया जा रहा है, वेंकट अय्यर कह रहे हैं कि मैं आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी, यानी एडवांस मनी पेड करने के पश्चात, एडवांस मनी पेड करने के पश्चात फॉर द लैंड, किसके लिए? जमीन के लिए. आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, मैंने ये विचार किया कि हमको कुछ समय के लिए किसानी से जुड़ा रहना है, मीन्स टू गेट द नॉलेज. बट मोरू दादा, द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड, ब्रोकर जिन्होंने हमको ज़मीन उपलब्ध कराया था, हैड अदर्स आइडियाज़, उन्होंने हमें दूसरा विचार दिया, अन्य विचार दिया. ही वॉज कीन दैट, वह स्पष्ट रूप में उन्होंने बतलाया कि वी प्लांट मूंग एट वंस, यानी हमें अब जरा सा भी समय गंवाए बिना मूंग के फसल को बो देना चाहिए. जबकि मैं अभी लैंड को प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता था, लेकिन मोरू दादा ने मुझको मना कर दिया. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कम्प्लीटली, मैं फसल उगाने के लिए तैयार नहीं था. आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स, मैं अब भी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था. एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड शो, कि और यह जानने का प्रयास कर रहा था, निश्चय कर रहा था कि क्या चीज़ बोया जाए, एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट, और हम उस कार्य को कैसे कर पाएंगे. मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, मोरू दादा को पूर्ण विश्वास था. ही सेड द सीजन वॉज राइट फॉर सोइंग मूंग, उन्होंने कहा कि मूंग का फसल बोने का यह जो मौसम है, सीजन है, बहुत अच्छा है. And the best seeds were available in Surat in the adjacent state of गुजरात, और उन्होंने कहा कि इसका उम्दा फसल यानी मूंग दाल की या मूंग का बीज जो है गुजरात से सटे हुए शहर सूरत में प्राप्त हो सकता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत, मैंने तुरंत सूरत के लिए एक यात्रा अपनी प्रारंभ की. एंड बाट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग, और लगभग मैंने 10 किलोग्राम मूंग दाल मूंग का बीज खरीदा, मूंग खरीदा. मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लो द लैंड, मोरू दादा ने मुझे ज़मीन को जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर उधार दिया, रेंट पे दिया, भाड़े पे. एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस, और मैंने शीघ्रतम मूंग का फसल पूरे क्षेत्र में यानी अपने खेत में या लैंड में बो दिया. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. A few days later, कुछ दिनों के पश्चात, वी वेयर ओवरजॉयड टू सी टिनी लीव्स, हम बहुत खुश हुए जब छोटे छोटे पत्तियों को देखा. आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर, मैंने इससे पहले मूंग के फसल को उगते हुए कभी नहीं देखा. एंड वॉज थ्रिल्ड एट द साइड, और मैं इस दृश्य को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो गया, खुशी से झूम उठा. इट वॉज द सेम थ्रिल आई हैड फेल्ट एज ए यंग बॉय, और यह ठीक उसी तरह से मेरे अंदर वो खुशहाली जागृत हुई जब मैं बच्चा था, जिस तरह से उस समय खुशहाली जागृत होती थी. व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ऑफ द हैबिस्कस, जब मैंने पहली बार हैबिस्कस
फ्लावर को देखा था। I had planted bloom at the railway quarters। मैं रेलवे क्वार्टर्स विले पार्ले मुंबई में इस प्रकार के पौधों का यानी हिबिस्कस के प्लांट को प्लांटेड करता था। I was grateful to have taken मोरूद एडवाइस। I was grateful, मैं धन्यवाद देता हूँ या तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोरू दादा ने हमको जो भी सलाह दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट थिंग, अगली बात, मोरू दादा वांटेड टू डू वाज टू स्प्रे द पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट्स। मोरू दादा जो है वो पेस्टिसाइड्स को प्लांट पे स्प्रे करना चाहते थे, यानी दवाओं का छिड़काव करना चाहते थे। ही क्लेम दैट इट वुड गिव ए हायर यील्ड। उन्होंने यह क्लेम्ड किया यानी दावा किया कि यदि हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, दवाओं का छिड़काव फसलों के ऊपर करते हैं तो उससे उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होगी। दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू। और यही एक कारण था, यही एक बात थी जो मैंने मोरू दादा की नहीं मानी। वी वेयर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स। और हम स्पष्ट रूप में उनको बता दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम। और मैंने उसके दुष्प्रभाव के बारे में उनको एक्सप्लेन करने का निश्चय भी किया, एक्सप्लेन भी किया। He reacted as if we had suggested harakiri। उन्होंने मुझे अपने रिएक्शन में यह जवाब दिया और सुझाव दिया कि आपको क्या मिलेगा, हर्राकिरी। अब हर्राकिरी क्या होता है, जैसे भूख मारना, किसी को थोड़ा भोजन देना, यानी हमारी अगर ज़रूरत एक रोटी की है तो हमको आधी अगर मिलती है तो अर्थात वहाँ पे भूख मारने वाली बात है। तो कहने का मतलब अगर हम फसल को कंप्लीट फर्टिलाइज़र या कंप्लीट पोषक तत्व नहीं देते हैं तो फसल की जो मात्रा है वो वीक हो जाएगी या कम हो जाएगा। वही मोरू दादा का कहने का तात्पर्य था। ठीक है। इट टुक ए लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू इंश्योर दैट। लगभग लंबी वार्ता के पश्चात हम लोगों ने यह निश्चय किया कि मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स, मोरू दादा और उनके मित्र, डिड नॉट यूज एनी केमिकल्स ऑन फार्म, कि वो किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग फार्म में नहीं करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज के बाद जो फसल उगाई जाएगी, आज से जो फसल उगाई जाएगी उसमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, दे रिफ्यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेज। लेकिन वो लोगों ने इनकार किया, अर्थात उनको बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ क्या, कि बिना स्प्रे के, बिना किसी केमिकल छिड़काव के फसल का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ, contrary to what everyone had told us। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक विपरीत बातें होने लगी जो हम आप में आपस में जो चर्चाएं हुई। नेचर डिड हर जॉब, नेचर अपना जॉब करेगा, एंड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क। और उन्होंने यहाँ पे बताया कि उसको किसी भी प्रकार की घूस की ज़रूरत, यानी किसी कार्य को सफल करने में या कार्य को पूर्ण करने में घूस की ज़रूरत नहीं होती है। सून इट वॉज हार्वेस्ट टाइम, शीघ्र ही फसल पकने का समय आ गया। एंड वी मैनेज्ड ए रेस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम, और हमने एक सम्मानित 300 किलोग्राम का फसल उगाया, मूंग का फसल। एंड अ फुल लॉट ऑफ मूंग, और ढेर सारा, यहाँ पे क्या है, अफुल मतलब एक विस्मयादि रूप में कहा जाए कि आश्चर्य के रूप में हमने ढेर सारे मूंग के फसल को पाया, और उससे कहीं ज़्यादा हमें विश्वास, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति हुई। नाउ आई वॉज सर्टेन द लैंड वॉज फर्टाइल। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह जो ज़मीन है वो उर्वरकता से परिपूर्ण है। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स, और संभव है कि उसमें फसल का उत्पादन किया जा सकता है विदाउट केमिकल्स, बिना केमिकल के।
इट वॉज मेजर मॉरल बूस्टर, और वास्तव में यह एक विस्तृत प्रकार का या हौसला अफजाई कार्य है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट ऑफ राइस, चावल की महक। अब अगली फसल यहाँ पे वेंकटैयर चावल का बोने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं चावल की फसल में वो कौन से प्रजाति के चावल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, द सेंट ऑफ राइस। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर द राइस सोइंग सीजन and had to resort to growing the ZR4 variety that was short term and recommended by the agricultural officer at Cosbard। यहाँ पे इस लाइन में राइटर ये बताना चाह रहा है कि पहली वर्ष हम जो है चावल का फसल उगाने में लेट हो गए थे, चूँकि मौसम आगे बढ़ चुका था और हम एक प्रकार से शरण ले चुके थे या पूर्ण रूपेण हम डिपेंड हो गए थे GR4 वैरायटी के चावल को उगाने के लिए, जो कि लोगों के द्वारा यह सुझाया गया और लोगों में खास करके ऑफिसर कॉसबर्ड के एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने हम सबको GR4 की फसल को उगाने का सलाह दिया था। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, वी डिसाइडेड दैट, हमने यह निश्चय किया कि वी वुड स्टार्ट अर्ली, हम पहले से ही अपने फसल के कार्य को उगाने के कार्य को जल्दी प्रारंभ करेंगे। ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो, और हम पारंपरिक तौर पर कुछ नई प्रजाति की फसल को उगाने का प्रयास करेंगे। वी हैड रीड अबाउट ट्रेडिशनल वैराइटीज ऑफ राइस, हमने विभिन्न प्रकार के चावल की प्रजातियों का अध्ययन किया। एंड न्यू दैट, और हमने यह पाया कि दे डिड नॉट रिक्वायर वेरी हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, उन सभी प्रजातियों में बहुत सारे ऐसे प्रजाति थे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें फर्टिलाइजर यानी उर्वरकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज वैराइटीज़ वेयर आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, और ये वैरायटी बहुत मजबूत हैं। एंड रेसिस्टेड पेस्ट, और इसमें दवाओं का छिड़काव करने की अति आवश्यकता नहीं है। वी वेयर श्योर दैट, हम निश्चित हो गए थे कि इट वॉज दिस टाइप ऑफ राइस, या इस प्रकार की चावल की प्रजाति है दैट वुड ग्रो वेल इन आवर फार्म, जो कि हमारे फार्म में, हमारे खेत में, फील्ड में अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होगी। वेयर वी डिड नॉट यूज एनी केमिकल्स एट ऑल, जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आवर प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस, हमारा पूर्व वर्ष का जो अनुभव था, एंड लो यील्ड हैड टॉट अस लेसन, और हमें एक नया ज्ञान मिला था। एंड वी वेयर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड्स दिस ईयर, और हमें जो ज्ञान मिला हुआ था उसमें हमने यह पाया कि हमें इस वर्ष हाइब्रिड फसल को उगाना नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी यहाँ पे जो है वेंकटैयर नए फसल को उगाने से एवॉइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी जो देहाती प्रजाति का चावल है वो कौन सा चावल है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अप्रैल 2005, अप्रैल 2005 में वी स्टार्टेड टू लुक फॉर ए गुड वैरायटी, हमने अच्छे प्रजाति के चावल का इंतज़ार किया या उसकी खोज करना शुरू कर दिया। इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स, ये केवल हमारे एक पड़ोसी थे। इन द विलेज, गांव में, ए बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई हु ओन्ड लैंड, और वो बिजनेसमैन हैं जो कि मुंबई से आके ज़मीन को लेते हैं। हु सजेस्टेड दैट, जिन्होंने हमको सलाह दिया कि वी प्लांट लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस, कि हमको लोकल सेंटेड वैरायटी की चावल की प्रजाति को बोना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज, गांव के पास और गांव के दाएं बाएं बहुत सारे किसान लोग जो हैं पेठ गांव के,
हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड्स, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइब्रिड्स फसल के ऊपर चले गए थे, यानी लोकल फसल को नहीं उगाते थे, वो हाइब्रिड फसल को उगाने का प्रयास करते थे या उगाते थे। द यंगर जनरेशन ऑफ द फार्मर्स, जो नवयुवक जनरेशन है किसानों की, आई वॉज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वैरायटी, उन सभी नवयुवकों में मैं एक पागल जैसा व्यक्ति था, या मैं एकदम कंप्लीटली देसी वैरायटी के ऊपर डिपेंड हो गया था। एज दे कॉल्ड इट, ऐसा लोग मेरे बारे में कहते थे। माई रेगुलर विजिट्स टू द विलेज अराउंड सर्चिंग फॉर ए गुड ट्रेडिशनल वैरायटी, मैं रेगुलर विजिट करता था गांव-गांव का, जिससे कि मुझे लोकल ट्रेडिशनल वैरायटी के राइस का बीज मिल जाए। आल्सो डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स, और हमने किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं प्राप्त किया। एंड वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप द होप, और हम अपनी आस छोड़ दिए थे कि मुझे इस प्रकार के चावल की प्रजाति मिलेगी भी या नहीं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है, आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई, और मैंने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। एंड स्पोक टू बब्बन्स फादर, और मैंने बब्बन्स के पिता को कहा। एंड सम अदर एल्डर्स, और कुछ बड़े लोगों को, बुजुर्गों को भी कहा। आफ्टर मेनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, तमाम उपयोगी वार्तालाप के पश्चात, दे मेंशन द नेम ऑफ कासाबाई, अंत में वो लोगों ने एक चावल की प्रजाति का नाम बताया, और उस चावल की प्रजाति का नाम है कासबाई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, कासबाई इज ए ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी, कासबाई जो है एक लंबी अवधि की से चली आ रही एक पारंपरिक चावल की प्रजाति है। विच हैज़ ए डिस्टिंक्ट अरोमा, जिसमें की बढ़िया सुगंध है। दो मच माइल्डर दैन बासमती, और वो बासमती चावल के बराबर उसके अंदर स्मेल है। इट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक लंबे समयावधि के बाद यह फसल हैड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड ग्रोइंग इट ईयर्स एगो, और वेंकट अय्यर को पता चला कि बहुत समय पहले हमारे बुजुर्ग इस प्रकार के चावल की प्रजाति का उत्पादन करते थे, और कई वर्ष पहले इस प्रजाति का चावल का उत्पादन होना बंद हो चुका था। बट लेकिन दे ऑल shook their heads when I asked them about the seeds, और वे सभी लोगों ने अपना सर नकार दिया या नामे हिला दिया कि उन लोगों के पास कासबाई सीड्स, चावल की प्रजाति का सीड्स नहीं है। एंड टोल्ड मी, और उन्होंने मुझको कहा, दैट इट हैड डिसअपीयर्ड, और उन्होंने मुझको बताया कि यह पूर्ण रूपेण गायब हो चुका है। द टेल्स ऑफ कासाबाई, जो कासाबाई चावल की कहानी है, मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट, जब मैं उसकी स्टोरी को सुना तो मैं और ज़्यादा निश्चित हो गया कि मुझे इसी प्रकार के चावल की प्रजाति की ज़रूरत है। वी डिसाइडेड दैट, हमने यह निश्चय किया कि इफ़ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड्स, यदि हम कहीं से भी थोड़ा सा भी सीड्स प्राप्त कर लेते हैं इस प्रजाति का, वुड ए ग्रेट राइस टू ग्रो, और उससे हम अत्यधिक मात्रा में चावल का फसल उगाएंगे। आई थॉट द गवर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट, मेरे मन में विचार आया कि शायद गवर्नमेंट को इसके बारे में अत्यधिक जानकारी होगी, या गवर्नमेंट के ऑफिसर हमको ये फसल के बारे में बता सकते हैं। अ विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर, मैंने एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर का विजिट किया, भ्रमण किया, और उनसे मैंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी, उन्होंने भी इस प्रकार के चावल की वैरायटी के बारे में नहीं सुना था। ही सेड द विलेजर्स वर टेकिंग मी, उन्होंने कहा कि गांव वालों ने
फॉर राइट, दूर मुझे ले गए, एंड देयर वॉज नो राइस, और मैं वहाँ पे भी इस प्रकार की राइस की प्रजाति को, या बाय दिस नेम, इस नाम की चावल की प्रजाति को प्राप्त नहीं कर पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रेटल्ड ऑफ द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड्स, उन्होंने तमाम प्रकार की बातूनी या बाचाल भाषाओं में, तमाम प्रकार की जल्दबाजी में, तमाम प्रकार के हाइब्रिड्स फसलों के नाम बताए, एंड इवन ऑफर टू गिव मी सम ऑफ देम फ्री, और उनमें से तो कुछ चावल की प्रजाति को लोगों ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल के लिए देने के लिए तैयार हो गए थे। कर्सिंग माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम, और मैंने अपने आप को अभिशापित किया कि मैं बेवजह का अपना समय गंवा रहा हूँ। विथ हिम, उन लोगों के साथ, आई मूव डाउन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और मैं तुरंत वहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गया, नेक्स्ट मंजिल पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस टाइम इट वाज द आदिवासी महामंडल, और इस बार मैं आदिवासी महामंडल कासा पहुंचा, विच बाइज राइस फ्रॉम आदिवासी विलेजर्स, जहाँ पे आदिवासी गांवों के लिए चावल खरीदा जाता था, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से। कासाबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स, कासाबाई जो है वहाँ पे उनकी फाइल्स में निश्चित नहीं था। अ गुड इरिगेशन, वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर, और एक मुझे सही दिशा निर्देशन मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फसल को क्यों नहीं उगा रहे हैं। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकग्नाइज द राइस, यहाँ तक कि बाज़ार को भी इस चावल की प्रजाति के बारे में नहीं पता है। सो इफ़ यू ग्रू इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट, यदि आप इस फसल को उगाते हो तो आप इस फसल को बेच नहीं पाओगे, ऐसा ऑफिसर्स का कहना था। However, the officers in charge here had more knowledge of the rice, यहाँ पे वास्तव में मैंने पाया कि ऑफिसर्स को, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स को चावल की प्रजातियों के बारे में ढेर सारा ज्ञान था। एंड डिड रिमेंबर कासाबाई टोल्ड हिम अ फ्यू ईयर्स एगो, और उन्होंने बताया कि यह कासाबाई फसल जो है वो कई वर्ष पहले उगाया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में सो व्हेन आई इन धानीवारी, इसलिए फिर हम धानीवारी पहुंचे। बब्बन एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवहंडा, बब्बन और मैंने देवहंडा को देखा। एंड फाउंड ए ग्रेइंग ओल्ड मैन, और मैंने पाया कि एक वृद्ध व्यक्ति वेयरिंग ए कैप, जो कि टोपी पहने हुए था, सिटिंग इनसाइड आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, ऑन ए चारपाई, चारपाई पे वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, और वह भूतपूर्व ग्राम सरपंच था। ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, उनके पास एकर्स ऑफ लैंड था, कई एकड़ जमीन थे। ए ह्यूज हाउस, बड़ा सा घर था। एंड ए लार्ज फैमिली, बड़ा परिवार था। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कासाबाई, लगभग कुछ आनंददायी या टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरटेनिंग बातों को करते करते हम लास्ट में कहाँ पे आए, कासाबाई चावल की प्रजाति के तक पहुँचे। द मेयर मेंशन ऑफ कासाबाई, और मेयर ने कासाबाई के बारे में भी जिक्र किया। एंड देवहंडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट, और मैंने देखा कि देवहंडा जो हैं वो पास्ट में बीती हुई घटनाओं में गुम हो गए। हिज आइज टर्न ड्रीमिंग विथ अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, उनकी आंखें धुंधली हो गई और स्वप्न से परिपूर्ण हो गई, और उनकी आवाज़ों में एक लड़खड़ाहट सी आने लगी। ही टोल्ड अस, उन्होंने हम सबको बताया, हाउ द इंटायर विलेज एट वन टाइम ग्रू ओनली कासाबाई, और उन्होंने बतलाया कि एक ज़माना था कि जब पूरा गांव सिर्फ कासाबाई चावल की प्रजाति को उगाता था। ही सेड, उन्होंने यह भी कहा कि देयर वाज
A time एक समय था when people passing our village, जब लोग हमारे गांव से होके गुजरते थे, during the lunch time, लंच के समय, would be forced to stop and ask for meal, और वो जबरन रुक जाते थे और भोजन यानी लंच को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको चावल की यह सुगंध बहुत पसंद थी। Such was the alluring aroma of कासाबाई, और उन लोगों को वास्तव में एक बहुत ही प्यारी सी सुगंध चावल की महक मिलती थी। द एंटायर एरिया, पूरा क्षेत्रफल जो है, would have his heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice, और संपूर्ण क्षेत्रफल में सिर्फ एक ही चावल की सुगंध नज़र आती थी, महक आती थी, और वो है कासाबाई चावल। और इस प्रकार की प्रजाति का चावल हर घरों में पकता हुआ नज़र आ रहा था, और पूरा गांव जो है इस प्रकार की प्रजाति के चावल की महक से भरा हुआ था। टुडे आज ही सेड, उन्होंने कहा, नो वन ग्रू कासाबाई, कोई भी व्यक्ति कासाबाई फसल को नहीं उगा रहा है। एंड एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड्स वैरायटी, और हर व्यक्ति जो है अपने आप को शिफ्ट कर रहा है चावल की नई वैरायटी को उगाने में। ही क्लेम्ड, उन्होंने यह दावा किया कि ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट दिस राइस, कि उनको भी जबरन इस प्रकार प्रजाति के चावल को खाना पड़ता है। दैट वाज नो सो इंसिपिड, जो कि वास्तव में बहुत ही कैसा है, इंस्पिड है, बेस्वाद का लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के समय आने पर, फार्मर्स वेयर टेम्प्टेड टू ग्रो ए सेंट क्रॉप कासाबाई, किसान लोग जो है कासाबाई फसल को उगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बीइंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, लंबी समयावधि के पश्चात इस प्रकार की प्रजाति को उगाया जाता है चावल की। वाज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्टर ड्यूरेशन हाइब्रिड्स, और वह कुछ ही समयों के पश्चात हाइब्रिड्स का स्थान ग्रहण कर लेता है। सो दैट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लोग हाइब्रिड्स फसल को इसलिए उगाने लगे क्योंकि वह जल्दी से जल्दी ज़्यादा समय ले लेता था, यानी कम समय में ज़्यादा फसलोत्पादन करता था फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के आधार पर। दिस इंश्योर्ड दैट, यह निश्चित था कि द फार्मर्स को टेक अप ए सेकेंड क्रॉप, जिससे कि किसानों को दूसरा फसल उगाने में मदद मिल जाती थी, कि यानी ये हाइब्रिड्स फसल को अगर हम उगाएंगे तो वह फसल जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें एक नया फसल उगाने का मौका मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. मैंने लोगों से पूछा कि यदि वे लोग इस प्रकार हाइब्रिड्स के चावल की प्रजाति से अनहैप्पी हैं तो वो क्यों इस प्रकार के फसल का उत्पादन कर रहे हैं। नो वन फोर्स्ड हिम टू डिड दे, किसी ने उनको ऐसा करने के लिए फोर्स भी तो नहीं किया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड दैट, उन्होंने उत्तर दिया कि देयर फील्ड्स डिड नॉट हैव फेंसेस, क्योंकि उनके खेतों में बाउंड्री वॉल नहीं है। एंड वंस द हार्वेस्ट वाज ओवर, यदि एक बार फसल खत्म हो जाता है तो जानवर छोड़ दिए जाते हैं और वो आकर के उनके खेतों में चावल के फसल को या अन्य फसलों का नुकसान करते हैं। Sometimes we have to fall in line with the community, कुछ समय के लिए हम तो लगभग उस समुदाय में पड़े रहे। He lamented, और वो शोकमग्न थे, दुख में या किसी भी चीज़ के प्रति अफसोस व्यक्त कर रहे थे। हाइब्रिड्स, किस बात के लिए? हाइब्रिड्स नीड्स मोर वाटर, हाइब्रिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। He said that, उन्होंने कहा कि yields were good initially but of late, वास्तव में प्रचुर मात्रा में जो है
इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपलब्धि ये देता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि यह प्रजाति बहुत लेट उत्पन्न होता है। He reduced a lot, और उसके अंदर ढेर सारी कमियां आ जाती हैं। Besides, he said that, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि each year they had to increase the quantity of urea, उनको हर साल यूरिया की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। And pesticides they used, और दवाओं का छिड़काव भी करना पड़ता है। It was as if he newer hybrids and insatiable appetite for the chemicals, और उनको अगले वर्ष 1 या 2 साल के बाद हाइब्रिड्स के नई प्रजाति को फॉलो करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, यानी केमिकल्स के प्रति रुचि अभिव्यक्त करना पड़ता था। ओके, ही टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमको बतलाया कि when were the floods in the 60s, जब लगभग 60s के दशक में बाढ़ जैसा आ जाता है तो कासाबाई हैड स्टूड डाउन, तो अन्य फसल जो है जबकि बह जाता है या गिर जाता है, लेकिन कासाबाई जो है कि चावल की प्रजाति जो है वह ज़मीन पकड़ करके खड़ी रहती थी। ही फाउंडली रिमेंबर्ड हाउ द राइस वाज स्टिल स्टैंडिंग व्हेन दे ऑल रिटर्न, जब वो 60s के दशक के बाढ़ के बाद वापस लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से गांव में कासाबाई की फसल जो है बाढ़ के पश्चात भी स्टैंडिंग पोजीशन में मिल रही है।